फरो इरिगेशन मेथड, कुंड सिंचाई विधि। इस मेथड में क्रॉप रोज के बीच में फरो को बनाया जाता है और रिजेस में क्रॉप को लगाया जाता है। अगर हिंदी में समझे तो इस विधि में फसल पंक्तियों के बीच में कुंड या नाली, जिसे इंग्लिश में फरो कहते हैं, वो बनाया जाता है और मेड़ों में फसल को लगाया जाता है, जैसे आप ऊपर इमेज में देख सकते हैं। इस मेथड में पानी को पूरे खेत में ना देकर सिर्फ फरोज में, कुंड में दिया जाता है, जिसके कारण पानी मिट्टी में प्रवेश करता है, जिसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, और लेटरली साइड बाय साइड फैलता है बिटवीन दी फरोज, जिसकी वजह से फसल को रूट जोन में जितना मॉइस्चर चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अलाइनमेंट, फरोज आर ऑफ टू टाइप। सिधाई के आधार पर फरोज या कुंड दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रेट फरोज और दूसरा है कॉन्टूर फरोज। पहला देखते हैं स्ट्रेट फरोज। जैसा इसका नाम है स्ट्रेट फरोज, मतलब कि खेत में जो फरोज है, कुंड है, उसे सीधा बनाया जाता है, इस वजह से इसका नाम पड़ा है स्ट्रेट फरोज। ऐसी भूमि जिसका ढलान 0.75% से ज़्यादा ना हो, उन जगहों के लिए स्ट्रेट फरोज उपयुक्त होता है। इसके साथ साथ ऐसी जगहों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पे जो ढलान होती है फरो की, कुंड की, वो 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0.5% से ज़्यादा ढलान हुई तो पानी तेजी से मिट्टी को बहा के ले जाएगा, मतलब सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाएगा। इस वजह से इसे 0.5% तक ही रखा जाता है, ताकि इरोजन को कम किया जा सके। दूसरा है कॉन्टूर फरो। इसमें जो फरोज है, कुंड है, उसे कॉन्टूर के साथ साथ बनाया जाता है। कॉन्टूर कहने का मतलब है समान ऊंचाई को जोड़ने वाली जो रेखा है, उसे ही कॉन्टूर कहा जाता है। तो कॉन्टूर के साथ साथ जब हम कुंड या फरो को बनाते हैं तो उसे कॉन्टूर फरो कहते हैं। जब भूमि की ढलान, लैंड स्लोप 0.5% से ज़्यादा हो तो जनरली कॉन्टूर फरो रिकमेंड किया जाता है। स्ट्रेट फरोज बनाने में जो भी लिमिटेशंस या सीमाएं होती हैं, उसे बाहर निकलने के लिए कॉन्टूरिंग की जाती है। मतलब कि जैसे कि अगर स्ट्रेट फरोज में अगर हमने फरोज को स्ट्रेट बनाया है, अगर स्लोप थोड़ा भी 0.5% से ज़्यादा हो जाता है तो पानी तेज़ी से मिट्टी को बहा के ले जाएगा, तो सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको कॉन्टूर फरो में देखने को नहीं मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पे हम फरोज को कॉन्टूर के साथ बना रहे हैं, इस वजह से पानी का जो बहाव है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। On the basis of their size and spacing, फरोज are of two type. साइज और स्पेसिंग के आधार पर फरोज, कुंड दो प्रकार के होते हैं। पहला है डीप फरो, दूसरा है कोरुगेटेड फरो। पहला देखते हैं डीप फरो। जनरली देखें तो जो सब्जियां होती हैं उन्हें स्मॉल फरोज की आवश्यकता होती है, छोटे कुंड की आवश्यकता होती है, जिनकी गहराई 7.5 से 12.5 सेंटीमीटर हो। जबकि कुछ रो क्रॉप्स हैं जिन्हें हम पंक्तियों में लगाते हैं, ऐसी फसलें जैसे कि ऑर्चर्ड्स, मेज, सोरघम, कॉटन, शुगर केन, ये सारे क्या है, रो क्रॉप्स हैं, तो इनको ज़्यादा गहरे फरोज या कुंड की आवश्यकता होती है। वहीं अगर दूसरी तरफ कोरुगेटेड फरो की बात करें तो ये स्मॉल शैलो फरोज होते हैं, मतलब कि छोटे कम गहरे कुंड या फरो होते हैं जो वी या यू शेप के होते हैं, जिनकी गहराई 6 से 10 सेंटीमीटर होती है और स्पेसिंग दो फरोज के बीच में 40 से 75 सेंटीमीटर होती है। कॉमनली जो नॉन कल्टिवेटेड क्रॉप्स होती हैं, जैसे स्मॉल ग्रेन क्रॉप या फिर पास्चर, जैसे चारा वगैरह हो गया, उनकी सिंचाई करने के लिए कोरुगेटेड फरो बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फरो लेंथ, कुंड की लंबाई, जो कि बदलती रहती है। सॉइल किस प्रकार का है, स्लोप कैसा है, स्ट्रीम का साइज़ क्या है, इरिगेशन का क्या डेप्थ है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस क्या अपनाई जा रही है, फील्ड की कितनी लंबाई है, इस आधार पर। सैंडी सॉइल की अगर बात करें तो लेंथ ऑफ फरो होगा 30 मीटर। वहीं हैवी सॉइल की बात करें तो लेंथ ऑफ फरो रखा जाता है 300 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं फरो स्लोप, कुंड का ढलान। फरो स्लोप, फरो का जो ढलान होता है वो मैक्सिमम 0.5% तक रखा जाता है।
क्योंकि 0.5% से ज़्यादा स्लोप रखने से सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाता है, तो इसे अवॉइड करने के लिए 0.5% तक स्लोप रखा जाता है, जो कि मैक्सिमम लिमिट है। वहीं अगर मिनिमम लिमिट देखें स्लोप की तो वो रखा जाता है 0.05% इफ़ेक्टिव ड्रेनेज के लिए, मतलब अच्छी तरीके से जल को निकालने के लिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फरो इरिगेशन। कुंड सिंचाई के 3 प्रकार हैं। पहला है ऑल फरो इरिगेशन, दूसरा है अल्टरनेट फरो इरिगेशन, तीसरा है स्किप फरो इरिगेशन। पहला देखते हैं ऑल फरो इरिगेशन। अगर हमारे पास इरिगेशन का पानी पर्याप्त मात्रा में होता है तब हम इस प्रकार की इरिगेशन करते हैं, जिसे ऑल फरो इरिगेशन कहते हैं। इस प्रकार की सिंचाई में सारे फरोज को, सारे कुंड को सींचा जाता है, मतलब कि जितने भी फरोज या कुंड हमने खेत में बनाए हैं उन सभी फरोज में पानी दिया जाता है। सेकंड है अल्टरनेट फरो इरिगेशन। इस प्रकार की सिंचाई हम तब अपनाते हैं जब हमारे पास सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। इस प्रकार की सिंचाई में हम फरो या कुंड में पानी को बारी बारी से अल्टरनेट तरीके से देते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, रिजेस हैं जहाँ पे फसल लगी हुई है और इनके बीच में फरोज हैं, मतलब जो कुंड या नाली बनी हुई है। तो समझ लो पहले हमने 2 और 3 के बीच में जो फरो बना हुआ है और 4 और 5 के बीच में जो फरो बना हुआ है, इन दोनों में हमने क्या किया, पानी दे दिया। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 1 और 2, 3 और 4 और 5 और 6 के बीच में जो फरो बना है उसमें हम पानी दे देंगे। इसमें इसी तरीके से बारी बारी से अल्टरनेट तरीके से फरो या कुंड को पानी दिया जाता है। थर्ड है स्किप फरो इरिगेशन। इस प्रकार की सिंचाई भी तब की जाती है जब इरिगेशन का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। इस प्रकार की सिंचाई में कुछ फरोज या कुंड को स्किप कर दिया जाता है, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उनमें पानी नहीं दिया जाता, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस, लाभ क्या है। फरो इरिगेशन मेथड में आधे से 1/4 ही भूमि की सतह गीली होती है, क्योंकि हमें पता है इस प्रकार की सिंचाई में हम पानी पूरे खेत में ना देके सिर्फ फरोज में, कुंड में देते हैं, जिससे कि जो इवेपोरेशन के द्वारा पानी का जो लॉस हो जाता है वो भी कम होता है। सेकेंड पॉइंट बता रहा है कि भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल के दौरान जो फरोज है, जो कुंड है, वो फील्ड ड्रेन की तरह काम करता है, खेत की नाली की तरह काम करता है, जो एक्सेस पानी जो होता है उसे निकालने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट बता रहा है कि जो रो क्रॉप्स है, रो में लगने वाली फसल या सब्जियां जो हैं, जैसे कि पोटैटो, शुगर केन, शुगर बीट, सोरघम, मेज, कॉटन, टोमेटो, ब्रिंजल, टोबैको एक्सेट्रा, इन सब के लिए फरो इरिगेशन मेथड उपयुक्त है। फोर्थ पॉइंट बता रहा है कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट बता रहा है फरो इरिगेशन मेथड सैंडी सॉइल को छोड़ के सारे सॉइल्स के लिए उपयुक्त है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस, नुकसान। पहला पॉइंट बता रहा है कि ऐसी सॉइल जिनका इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होता है, जैसे कि सैंडी सॉइल, इसके लिए फरो इरिगेशन मेथड उपयुक्त नहीं होता है। दूसरा पॉइंट बता रहा है क्योंकि फरो इरिगेशन मेथड में हम फरोज कुंड को बनाते हैं खेत में, जिसकी वजह से जो फार्म इक्विपमेंट है, कृषि उपकरण है, उसे चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है लेबर इंटेंसिव। फरो इरिगेशन मेथड में लेबर ज़्यादा लगते हैं क्योंकि इसमें फरोज कुंड को पूरे खेत में बनाना पड़ता है।